अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड इन्फार्क्ट एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो सोर्सेज हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट। द सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, डीप वेन से ना कोई भी थ्रोम्बस एक एम्बोला बन जाता है। ठीक है, थ्रोम्बस में से एक एम्बोलिज्म टुकड़ा टूट जाता है उसमें से, एंड इट बिकेम एन एम्बोला, एंड वो आपके पास क्या करवा रहा होता है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाता है। उसको हम जो ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और इसका जो सोर्स है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म अकर्स in predisposing conditions is increases the tendency to the clot। जो भी कंडीशंस क्लॉट की टेंडेंसी को इंक्रीज करेंगी, उन्हीं कंडीशन में आपके पास क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। लाइक हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपर कोएगुलेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हाइपर कोएगुलेबिलिटी है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी could be primary and could be secondary. What are the primary causes of the hyper जो ना आपके पास क्या coagulability? Number one is the prothrombin mutation। sorry, prothrombin mutation। prothrombin में म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, prothrombin आपके पास क्या करवा रहा होता है, एंड देन थ्रोम्बिन बनेगा। थ्रोम्बिन बनेगा तो आपके पास क्या होगा, फिब्रिन क्लॉट बनेगा। ठीक है, एंड देन एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह इसमें भी होता है। एंड देन फैक्टर 5 लेडन सिंड्रोम, उनमें भी आपके पास क्या होता है, ये होता है। दीज आर द प्राइमरी काउजेज। एंड देन सेकेंडरी आपके पास क्या होंगे, ओबेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम मेरे भी रिलेटिव थे, ठीक है, उनको भी डीवीटी है उनको अभी उनको जो ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, उनको भी ना वो भी बहुत ही ओबीज हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉज। ठीक है, सेकेंडरी कॉज है। एंड देन कैंसर्स एंड देन सर्जरीज। ठीक है, सॉरी, ओबेसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, लेट्स सपोज दिस इज द इंफीरियर वीना केवा, आईवीसी। यहाँ से जो ना ये एक एम्बोलिज्म आ रहा है। ठीक है, नीचे से आ रहा है, डीप वेन से आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ से ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये आपके पास ना यहाँ पर क्या करेगा, इफ़ दिस एम्बोलाई इज ब्लॉकिंग द बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी वेजल्स, इफ इट इज ब्लॉकिंग the bifurcation, this is the left this is the right one and this is the left pulmonary artery। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एम्बोलिज्म को हम बोलते क्या, सैडल एम्बोलिज्म। क्या, सैडल एम्बोलिज्म। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ रहे होते हैं, और इसकी जो ना पिक्चर भी लगाते हैं। ये रॉबिन्स में इसकी ना पिक्चर है, तो आप देख लेना। ठीक है, अगर ये एम्बोलिज्म बन गया, ठीक है, एक तो लंग की सप्लाई हो रही है पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू। ठीक है, लंग की सप्लाई पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू तो हो रही है, एंड देन लंग्स आर आल्सो सप्लाइड बाय ब्रोंकियल वेसल्स एज वेल। दीज आर द ब्रोंकियल आर्टरीज। तो लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, कंप्रोमाइज़ होगी लेकिन इतनी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो। ठीक है, if bronchial arteries are intact there is no infarction। ठीक है, अगर ये bronchial arteries intact हैं, ठीक है, तो लंग्स में कोई भी जो ना, लंग्स में थोड़ी बहुत क्या होगी, रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन एंड रिड्यूस्ड हीमोडायनामिक्स। ठीक है, हीमोडायनामिक्स थोड़े बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। एंड देन यहाँ पर ये हार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हार्ट में ना आपके पास क्या, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डायलेट हो जाएगा। बिकॉज राइट वेंट्रिकल जो ना आपके पास क्या पूरी की पूरी अपनी ना कोशिश कर रहा होगा, अपनी ट्राई कर रहा होगा कि जो ना वो आपके पास जितना इसमें फ्लूइड आ रहा है, राइट वेंट्रिकल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप आगे क्या है, देयर इज़ द ब्लॉकेज
ब्लॉकेज है तो यहाँ से फ्लूइड किससे पास होगा, फ्लूइड पास नहीं होगा तो वो फ्लूइड बेक करेगा एंड डैम अप हो जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, दैट्स व्हाई राइट वेंट्रिकल विल डायलेट। जब राइट साइड ऑफ द हार्ट डायलेट करती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनेल। इसको हम अक्यूट कोर पल्मोनेल कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अक्यूट कोर पल्मोनेल कहेंगे, ठीक है। तो इसी में से ना आपसे एमसीक्यूज आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ना आप जिस तरह से मैंने आपको समझाया इसी तरह से आपको कोर पल्मोनेल और एक एम्बोलिज्म का दे देंगे, और यहाँ पर कोर पल्मोनेल तो आपके पास क्या हुआ है उस पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछेंगे। लेट्स सपोज ब्रोंकियल आर्टरीज भी ना आपके पास के कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, ठीक है, वो भी सप्लाई नहीं कर रही, तो यहाँ पर इसमें ना इन्फेक्शन हो जाएगा। अब वो इन्फेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर ना आपके पास क्या होगा, पूरे के पूरे जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल जो ना आपके पास क्या वेसल्स में से निकल के आएंगे, ठीक है, लंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो स्टेज है दिस इज हेमरेजिक एंड रेड है, हेमरेजिक होगा एंड रेड ब्लू होगा, रेड ब्लू होंगे, ठीक है। फर्दर विदिन 48 आवर्स ये जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज की ना आपके पास क्या होगी, यहाँ पर जो ना आपके पास क्या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आरबीसीज की यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि जो आरबीसीज है उनकी लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब आरबीसीज की यहाँ पर लाइसिस स्टार्ट होगी तो इनका जो कलर है वो फिर इसका कलर पेल हो जाएगा, पेल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। अब जो रेड ब्राउन है कब होगा, व्हेन देयर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हीमोसिड्रिन, यहाँ आरबीसीज में आपके पास क्या होता है, आयरन होता है ना, तो आयरन में से आपके पास क्या बनेगा, आगे हीमोसिड्रिन ही बनता है। आयरन के जब आपके पास क्या होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो ना आपके पास क्या हीमोसिड्रिन बनाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हीमोसिड्रिन की जो ना आपके पास क्या प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड एंड ब्राउन कलर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर जो ना इसमें फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन हो जाएगी, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन हो जाएगी एंड फाइब्रस टिश्यू विल कंट्रैक्ट दिस इन्फार्क्ट, इसको क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा इन्फार्क्ट को, और यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, इसको कंट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पर इसको स्कार में तब्दील कर देगा, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन। एंड इस इन्फेक्शन को हम सेप्टिक इन्फार्क्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरियाज एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होंगे, इसको हम सेप्टिक इन्फार्क्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स आपके क्या होते हैं, जो ना आपके पास क्या इसके एम्बोलिज्म के, वो आपके पास ना ये होते हैं, प्लूराइटिक पेन होता है, प्लूराइटिक पेन विद डिज़निया तो होगा ही होगा। एंड देन कॉफ with cough or thigh swelling or pain, cough और thigh swelling और पेन भी होगा, ठीक है। क्यों थाई स्वेलिंग और पेन क्यों होगा, काफ, बिकॉज देयर इज़ फ्लूइड यहाँ पर डैमअप हो गया है, उसकी वजह से ये जो फ्लूइड है वो बेक करके जाएगा, फ्लूइड बेक करके जाएगा तो वो आकर आपके पास क्या लोअर लिम्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एंड देन इसके डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, डी डायमर आप मेजरमेंट करते हैं, क्या डी डायमर, वो आपको रेज डी मिलते हैं, ठीक है, इसमें डी डायमर मेजरमेंट्स, ठीक है। एंड देन आप इसमें आपको टोमोग्राफिक पल्मोनरी एंजियोग्राफ भी करते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफ करते हैं, उसमें आप देखते हैं वेसल्स को, ठीक है। एंड देन आप डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफ भी करते हैं, अब डेफ वेन थ्रोम्बोसिस, डुप्लेक्स अल्ट्रा सोनोग्राफ किसका करते हैं, ऑफ डीप वेंस, ठीक है, इसमें से आपको पता चल जाएगा। एंड देन आप इसको ट्रीट कैसे करते हैं, हम इसको इमीडिएटली ट्रीट करेंगे विद द एंटीकोएगुलेंट्स एंड थ्रोम्बोलिटिक्स, बिकॉज यहाँ पर थ्रोम्बस बन रहा है तो आप इसमें थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे, ठीक है, यही इसका ट्रीटमेंट है।
अच्छा, तो ये क्या था आपके पास, क्या था, ये पल्मोनरी इन्फाक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड इन्फाक्ट था। देन हमारे पास आता है क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की आपने जो ना इसकी डेफिनेशन याद करनी है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ दी मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट रेस्ट। जब रेस्ट पर इसका प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से इक्वल हो या फिर जो ना उससे ज़्यादा हो तो उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, WHO ने इसकी क्लासिफिकेशन की है कि जो ना इट इज़ एसोसिएटेड विथ लेफ्ट हार्ट फेलियर। इट कुड बी एसोसिएटेड विथ क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। It could be associated with multifactorial mechanisms. एक मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, तो उसको इन्होंने वो कर दिया। ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, एंड लंग डिजीज़ एंड हाइपॉक्सिया। एंड लास्ट में जो ना आपके पास क्या इन्होंने STN पल्मोनरी हाइपरटेंशन ही लिख दिया। ठीक है, ये इसकी 5 जो है ना आपके पास क्या, ये इसकी WHO की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एंड इसके कॉजेज़ भी हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? नंबर 1 क्रोनिक इंटरस्टिशियल और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। क्रोनिक इंटरस्टिशियल और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की वजह से जो प्रेशर है ना, बैक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी पर ही पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से ना आपके पास क्या होता है, उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। देन कंजेनिटल और अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल या फिर अक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ में भी इसका प्रेशर बढ़ता है। एंड देन ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी होता है। एंड देन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पहले ऊपर भी बताया था। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, BMPR2 जीन की म्यूटेशन होती है ये। दिस इज़ द प्राइमरी काज ऑफ जो ना आपके पास क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। दिस इज़ द प्राइमरी and it is far more common in women. It is more common in this mutation in women at the age of 20 to 40 years. ठीक है, and this mutation is autosomal dominant mutation and this is important. ये MCQs में हमारे पास आया हुआ था। ठीक है, कि इसकी म्यूटेशन कौन सी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं। एंड देन इसकी जो ये है, यहाँ से भी MCQs पिकअप होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में से आपको इसकी आर्टरी में क्या क्या मिलेगा। आर्टरी में क्या होता है, एक एंटेमा होता है, एक मीडिया होता है, दूसरा एडवेंटिशिया होता है। ठीक है, आपको इसमें ना क्या मिलेगा, जो एंटीमल है, एंटीमा में आपको फाइब्रोसिस मिलेगी। एंटीमल फाइब्रोसिस विद मीडियल हाइपरट्रोफी हो जाएगी यहाँ पर इसके मसल्स की। एंड देन आपको प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स मिलेंगे, थोड़ी बहुत आउटर लेयर में आपके पास यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स मिलेंगे। एंटीमल फाइब्रोसिस, मीडियल hypertrophy and plexiform lesions and patient with present with right ventricular hypertrophy as well. ठीक है, बिकॉज इफ़ यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखें, अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, इसको यहाँ पर बनाते हैं यार। ठीक है, लेट्स सपोज दिस द पल्मोनरी आर्टरी। अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो राइट वेंट्रिकल को क्या करना होगा, इस राइट वेंट्रिकल को भी ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा कि जो ना वो फ्लूइड को पुश कर सके, क्या कर सके, राइट वेंट्रिकल ज़्यादा उसको पुश कर सके। लेकिन यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो ना राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना
वो ज़्यादा नहीं है कि वो उसको जो ना ओवरकम कर सके। तो इसकी वजह से ये जो राइट वेंट्रिकल है अपना जो मसल मास है वो बढ़ा देता है। ये इसका नॉर्मल मसल मास है, उसके बाद ये इसका मसल मास ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मसल मास है फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो उसके साथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें होगी, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर इतना है कि राइट वेंट्रिकल को मसल मास अपना ज़्यादा करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि उसको फ्लूइड को पंप करना है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इसमें आपको मिलेगी। एंड देन इसके बाकी क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे? डिस्निया, फटीग, साइनोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद करना है। एंड देन हाउ वी कैन ट्रीट विद वेज़ोडायलेटर्स देंगे, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलाजीन है, जो भी वेज़ोडायलेटर्स हैं वो हम देंगे, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, ठीक है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन्फार्क्ट एंड जो आपके पास क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।